Good morning, friends. Today we learn about the law, meaning of the law, why there is a need of law. Okay. तो सबने पढ़ा होगा कि लेबर लॉ बने हुए हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर्स लॉ बने हैं, and there are so many laws in India, in a world, different laws. So, did you ever think why we need laws? Why there is a need of labor law? Okay, think about it. In this class, we will learn about the basics of law. Why there is a need of law. Okay. तो आप में से कोई बता सकता है कि लॉ का मतलब क्या है? ओके. तो मैनी स्टूडेंट्स का कहना है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, फाइन और पेनल्टीज होती हैं अगर हमने इसे नहीं करा, इम्प्रिजनमेंट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन हमें लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? सी, एक लॉ बनने के पीछे हमेशा उसकी एक हिस्ट्री होती है कि वो लॉ किस रीजन से आया, क्यों हमें उस लॉ को लाना पड़ा. सी, अगर हम बेसिक्स की बात करें, जनरल रूल की बात करें, तो अगर कोई काम हम खुद नहीं करते तो हमारे पेरेंट्स, हम स्टडी नहीं कर रहे तो हमारे पेरेंट्स ट्यूटर अपॉइंट करते हैं, स्ट्रिक्टली हमें 3 आवर्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाते हैं ताकि हम पढ़े, क्योंकि हम ये खुद नहीं कर रहे. इंडिया में सेल्फ डिसिप्लिन नाम का तो कुछ है नहीं, मतलब लोग ऐसे हैं. खैर, लीव द टॉपिक. तो पेरेंट्स जबरदस्ती डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाते हैं ताकि हम स्टडी करें. ठीक इसी तरह लॉ बना है. लॉ की नीड ही इसलिए हुई है क्योंकि कुछ किसी के साथ अनफेयर कुछ गलत हुआ है. जैसे कि अब लॉ क्यों बना, ट्रैफिक रूल्स क्यों बने? क्या किसी को पता नहीं है कि रेड लाइट पे रुकना है, येलो लाइट पे स्टार्ट होना है, ग्रीन लाइट पे चलना है? खैर, इंडिया में इसका मतलब अलग है. लेकिन क्यों बने ट्रैफिक रूल्स की जरूरत क्यों है? ट्रैफिक लॉज क्यों बने? क्या किसी को पता नहीं कि फुटपाथ पे क्रॉस करना है? वी ऑल नो, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं करते. लॉ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ये होनी ही चाहिए, बट लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हमें इसे एक रूल बनाना पड़ा. इसके लिए अगर वो फॉलो ना करे तो पेनल्टीज लगानी पड़ी, फाइन लगाना पड़ा, क्योंकि लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं. इसलिए लॉ का निर्माण हुआ, लॉ बना. नाउ, अब हर लॉ के पीछे एक हिस्ट्री होती है, तो हम जब भी कोई लॉ पढ़ेंगे उसके पीछे की हिस्ट्री जानेंगे कि इस लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों हुई. सीए फाइनल लेवल पे, आईपीसीसी लेवल पर और हमारे सीए फाउंडेशन सीपीटी लेवल पर कई सारे लॉज हैं. सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. क्या हमें नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे करा जाता है? लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में चीटिंग्स हो रही थी. लोग बाग एग्रीमेंट बना लेते थे, उसका ब्रीच कर देते थे. तो उसके रूल्स क्या है कि अगर लॉ ब्रीच होता है तो क्या मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए? क्या सामने वाली पार्टी गलत है या मैं गलत हूँ? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ओनरशिप जिसके पास है वही सिर्फ बेच सकता है. क्या ये नहीं पता हमें? लेकिन ये बनाया गया और इसको ना फॉलो करने पर कुछ पेनल्टीज. ये तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि लॉ को समझने के लिए मुझे इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हर किसी लॉ में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ही होता है. कॉन्ट्रैक्ट बेसिक है. मुझे कुछ भी स्टार्ट करना है, सबसे पहले 2 पार्टीज को अग्री करना पड़ेगा. अब वो हमने अग्री तो कर लिया, लेकिन क्या वो एनफोर्सिबल बाय लॉ है? अगर वो एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है. जैसे कि हम घर में किसी के भाई बहन के साथ शर्तें लगाते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं
कि तू ये करेगा मैं ये करूँगा, लेकिन हम नहीं फॉलो करते, तो क्या हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसी पार्टीज के बीच में फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है तो ये एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता। नहीं तो आजकल कोर्ट में सिर्फ पेरेंट्स और ये फैमिलीज ही जा रही होती है आपस में कॉन्टेक्ट करके। तो हर लॉ की एक हिस्ट्री होती है। लॉ जबरदस्ती नहीं बना दिया कि हाँ लॉ वालों का मन करा तो लॉ उठा के हमने चलो फेमा एक्ट बना दिया, चलो आईपीसी कोड बना दिए। नहीं, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमें लॉ बनाना पड़ता है। सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। अर्लियर बच्चों को मतलब अर्लियर एजुकेशन का इतना रोल नहीं था जितना कि आज है इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, लेकिन पहले एजुकेशन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। तो छोटे छोटे बच्चों को भी पैसा कमाने के लिए भेजा जाता था, काम करने के लिए भेजा जाता था। इसीलिए हमें लेबर लॉ लाना पड़ा। अब लेबर लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? 4 साल का बच्चा तंबाकू में फैक्ट्री में काम कर रहा है, सिगरेट्स की फैक्ट्री में काम कर रहा है, डिफरेंट जो कि खतरनाक है। अब 3 साल के बच्चे के लिए 4 साल 5 साल जो भी है वट एवर द केस इज, उसके लिए वो चीज़ बहुत डेंजरस है, लेकिन लोग उससे करवा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, अब लोग बाग तो मान नहीं रहे, एवरीबडी नीड्स मनी, तो वो बच्चों को पैसे के लिए काम पे भेजते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे जो बच्चों से काम करा रहा है ना उसको सजा मिले, क्योंकि अब बच्चे तो काम करेंगे ही, पेरेंट्स बच्चों को भेजेंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उस केस में जो बच्चा उससे काम करा रहा है, जो अपनी फैक्ट्री में उनको काम करा रहा है, उस पर हम पेनल्टीज फाइन्स जो भी है मतलब एक रूल बना देते हैं, वो इम्पोज कर देते हैं ताकि बच्चे सेफ रहे, बच्चे एजुकेशन ले। 4 साल 5 साल के बच्चों से काम ना कराया जाए, एजुकेशन कराया जाए। अब जब वो फैक्ट्री में ही नहीं रखेंगे तो मदर फादर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो वो पढ़ाई एजुकेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने लेबर लॉ बनाया। तो सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। ऐसा नहीं है कि किसी का मन करा तो उसने लेबर लॉ बना दिया, अच्छा लग रहा था उसने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बना दिया, डिफरेंट लॉज बना दिए। नहीं, हर लॉ जब बना है जब सिचुएशन डिमांड द लॉ, उसकी जरूरत पड़ी है, तब जाके एक लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, लॉ एनफोर्स हुआ है, लॉ बना है। तो हम अपने जो भी लॉज पढ़ेंगे उसकी सबसे पहले हम हिस्ट्री जानेंगे। क्यों? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इस वजह से वो हुआ। हमें लॉजिकल सोचना है। हमें ये नहीं कि जिसने लिख दिया लॉ हमने वो केस लॉज उठाए, वो पढ़ा, हमने बेयर एक्ट पढ़ लिया। नहीं, जिसने वो लिखा है कुछ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कुछ थॉट्स के साथ लिखा है, उस थॉट्स को कैच करना है हमें। तब हम जाके हमें फिर चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। मुझे ये पता होगा कि हाँ अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही लॉ बनाता, और कॉमन में ऐसे ही लॉ बनना चाहिए। कुछ चीज़ें कहीं जैसे पेनल्टीज वगैरह, हाँ वो अमाउंट्स हमें थोड़े से याद करने पड़ेंगे, पेनल्टीज वगैरह, दैट्स एन अनदर थिंग। बट हमें उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। सिर्फ रट लेने से नहीं, हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। केस लॉज आते हैं, उस केस लॉज को समझ पाएंगे कि हाँ अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो मुझे ऐसे ऐसे लॉ के हिसाब से रिएक्ट करना है, ऐसे ऐसे प्रोसीड करना है। तो ये था। तो हर सिचुएशन डिमांड करती है कि भाई देयर इज नीड ऑफ लॉ, तभी हमारा लेबर लॉ आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, उनको एजुकेशन ना करके पढ़ाई की तरफ, अब उनकी हेल्थ पे खतरा है कि वो इतने खतरनाक काम कर रहे हैं, तंबाकू वगैरह, चूड़िया वगैरह, इसमें काफ़ी सारी, कईयों की आँख चली जाती है, हाथ चले जाते हैं। लेट्स कीप इट असाइड। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे लॉ बना, बच्चों की सेफ्टी के लिए कि बच्चे सेफ रहें। तो हमने उन बंदों पे ही इम्प्लीमेंटेशन कर दी लॉ की जो इन बच्चों को नौकरी कराएंगे। तो अब उनको जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। इसलिए अब लिखा जाता है कि माइनर टिल द माइनर 18-19 की एज से नीचे वालों से काम ना कराया जाए, उनको पढ़ाया जाए। तो ये लॉ नीड्स था। अब जो फॉलो नहीं करेगा उसको जेल हो सकती है, कुछ पेनल्टी हो सकती है, इसीलिए लॉ बना। दैट्स द रीजन। तो हमारे 4 रीजन होते हैं
जिसकी वजह से लॉ बनता है। अब वो रीजंस हम खुद देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा सेफ्टी, मतलब सबसे पहला अगर लॉ बन रहा है तो मतलब उसमें किसी को सेफ्टी दी जा रही है, किसी को सेफ गार्ड दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस केस में बच्चों को सेफ करने के लिए, उनका फ्यूचर, उनकी हेल्थ, उन सबको कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हमने लॉ बनाया, लेबर लॉ। अब सेफ्टी तो हो गई। दूसरा, इससे किसी को बेनिफिट भी हो सकता है। बेनिफिट कैसे हो सकता है कि लेट उस लॉ की वजह से अब उनका फ्यूचर हो गया तो वो अब एजुकेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे, उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, तो उस केस में उन्हें बेनिफिट भी मिला है। तीसरी चीज, अब और क्या हो सकता है, हाँ अब इसमें ये नहीं है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। लॉ ये नहीं करता कि इसको हानि बचा के इसकी सेफ्टी करे, नहीं। अगर वो किसी और की कॉस्ट पे हो रहा है तो इसका मतलब ये अनफेयर है। ठीक है, चौथा फैक्टर लेते हैं, दैट इज एथिक्स। एथिक्स मतलब जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब इसके पीछे की एथिक्स कह सकते हैं कि इंटेंशन क्या है बंदे की। अब हम सबको पता है कि अगर लेट मेरे सामने एक बंदा आ गया, मैंने उसे मार दिया, तो अब मेरे पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेंगी। क्यों मारा भाई, मैंने क्या करा था उस बंदे ने। इस केस में मुझे जेल हो सकती है, फांसी हो सकती है, व्हाटएवर द केस। दूसरा केस लेते हैं, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि मैं गलत हूं, मैंने उस बंदे को क्यों मारा, मैं यहाँ पे गलत हूं तो मैंने क्यों मारा उसको। लेकिन दूसरा केस लेते हैं, लेट एक बंदा था, उसने मुझे मारने की कोशिश करी, अटेम्प्ट टू मर्डर करा, तो मैंने अपने सेफ्टी के लिए उसको मारा। वो मुझ पे गोली चलाने वाला था, इससे पहले मैंने उस पर गोली चला दी, लेट। अब इस केस में आप लोग क्या सोचेंगे, एथिक्स क्या है, क्या मेरी इंटेंशन गलत है, नहीं। उसने मुझे मारने की कोशिश करी तो मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, तो यहाँ पे लॉ मुझे छोड़ सकता है। क्यों, क्योंकि मेरी इंटेंशन प्योर थी, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा करा है। और इंडिया में ये रूल है कि अगर आपने सेल्फ डिफेंस में कुछ करा है तो आपको जेल वगैरह नहीं हो सकती। क्यों, क्या ये लिख देने से हुआ, नहीं, ऐसा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरी इंटेंशन अपने आप को बचाने की थी, किसी को हार्म करने के लिए नहीं थी, ना ही मुझे कोई बेनिफिट लेना था उस बंदे से। तो इसीलिए नो एथिक्स, ये एथिक्स हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक सोसाइटल थिंकिंग या फिर हम कह सकते हैं कि इंटेंशन देखी जा सकती है। इसीलिए लॉ में इतने सारे केस हैं कि भाई अगर किसी ने किसी को मारा है तो उसके पीछे इंटेंशन देखी जाती है। अब कोई इंटेंशन प्रूफ तो नहीं कर सकता, इसीलिए केस लॉज इतने लंबे समय तक के लिए चलते रहते हैं। उनके लिए प्रूफ चाहिए, एविडेंसेस चाहिए प्रूफ करने के लिए। तो सब कुछ जो डिपेंड करता है वो इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मुझे अपनी इंटेंशन प्रूफ करनी है कि हाँ उसने मुझ पे अटेम्प्ट टू मर्डर करा था, तब मैंने सेल्फ डिफेंस में करा है, तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर हम प्रूफ नहीं कर पाते तो प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं। तो इन चार फैक्टर्स की वजह, सबसे पहले सिचुएशन ऐसी होती है कि मुझे लॉ बनाना चाहिए, फिर ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, जिसको मतलब ध्यान में रखते हुए लॉ एक बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये नॉट एट कॉस्ट ऑफ द अदर्स की एक एक्सेप्शन है। आप कहेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट, भाई इसमें तो मैं पैसा कमा रहा हूं तो गवर्नमेंट क्यों मांग रही है। ये हम टैक्स की क्लासेस में देखेंगे कि टैक्स की जरूरत क्यों है, गवर्नमेंट क्यों टैक्स ले रही है। कई कंट्रीज में टैक्स नहीं लिया जाता, तो क्यों नहीं लिया जाता, ये गवर्नमेंट के सेल्फ बेनिफिट के लिए नहीं है। वो चीज हम देखेंगे कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट होता है इस टैक्स से। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में हम सर्च एंड सीजर्स की पावर है, जिसे हम प्यार से कहते हैं रेड पड़ गई, कई सारी पेनल्टीज, कई सारे प्रोविजंस है, और इनकम टैक्स एक्ट में मुझे अपनी इनकम से ही कुछ पैसा देना पड़ता है। तो ये इस चीज की एक्सेप्शन है कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने अपने आप को पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, टैक्स कलेक्ट कर रखा है, वो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स की एक एक्सेप्शन है। वो लॉ ऐसा है जिसमें कि ये वाला थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा गया। अच्छा, किसी भी लॉ में सेफ्टी होना मस्ट है, किसी को फायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो वो चीज अदर फैक्टर है, सबसे पहले सेफ्टी जरूरी है।
तो इन 4 फैक्टर्स की वजह से लॉ बनता है। सिचुएशंस ऐसी होती है, सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनता, सिचुएशंस डिमांड्स द लॉ। कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मुझे लॉ बनाना कंपल्सरी है। अब इसके कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं कि हाँ, जैसे एनवायरमेंटल एक्ट वगैरह बने हुए हैं, प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह, एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट बने हुए हैं। तो क्यों बने हुए हैं? क्योंकि एनिमल्स मर रहे थे, फूड चेन प्रोसेस, मतलब कई सारे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए, पीपल की सेफ्टी के लिए। तो किसी ना किसी सेफ्टी, किसी को सेफ गार्ड करने के लिए हमारा लॉ बनता है। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कि लॉ बनता कैसे है, क्या लोकसभा, राज्यसभा, हम डिफरेंट टर्म्स पढ़िए, बट कभी हमने इसके बारे में सोचा नहीं। हालांकि कई लोगों को पता होगा कि हाँ भाई, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, कई सारी बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में पास होता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, बट हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में लॉ कैसे बनता है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।